बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11th होम साइंस का चैप्टर 5। चैप्टर 5 किस बारे में है? चैप्टर 5 है फैब्रिक अराउंड अस। जो भी हमारा फैब्रिक मटेरियल होता है, टेक्सटाइल्स होता है, कपड़ों के बारे में है ये पूरा का पूरा चैप्टर। ये चैप्टर आपको नॉलेज देगा कि एक फैब्रिक बनता कैसे है और उस फैब्रिक को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस ज़रूरी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली बताने वाली हूँ कि भैया ये मेरे चीट नोट्स हैं, ये मेरे स्पेशल चीट नोट्स हैं, इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अगर बच्चा ये चीट नोट्स भी ढंग से कवर कर लेगा तो फुल मार्क्स की गारंटी, भैया गारंटी दे रही हूँ कि फुल मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। तुम्हें मैं जो समझा रही हूँ बस वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए और नोट से पढ़ाई कर लो, दैट्स ऑल। मास्टर वन शॉट वीडियो है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए क्लास 11th होम साइंस के ऑल 4 चैप्टर्स करवा दिए हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पुराने चैप्टर्स में डाउट है या फिर उसने कोई चैप्टर प्रिपेयर नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकता है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 के लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। अब मैं आगे यहाँ पे शुरू करते हैं हम चैप्टर 5। चैप्टर 5 का जो पहला टॉपिक है वो है टेक्सटाइल वोकैबुलरी। अब टेक्सटाइल वोकैबुलरी कैसे होता है, कहने का मतलब है जब मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो, तो सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी है? ABCD पढ़ी है, राइट? तभी तो आप इंग्लिश से बाकी के सेंटेंसेस वगैरह बना सके। इसी तरीके से जब हम फैब्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके की पॉइंट्स होते हैं ना, उसकी बेसिक वोकैबुलरी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक वोकैबुलरी का मतलब क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाउ फैब्रिक्स आर मेड। कपड़ा बनता कैसे है उसके बारे में हम जानेंगे, क्या प्रोसेस होता है कपड़े को बनाने का, और मतलब उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। बेसिक हम पहले वर्ड्स को क्लियर करते हैं, उनके मीनिंग को क्लियर करते हैं। पहला वर्ड है फाइबर। फाइबर क्या होता है बच्चों? फाइबर इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन टेक्सटाइल। सबसे छोटी चीज जो है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट टेक्सटाइल की, वो फाइबर होती है। फाइबर का मतलब क्या है? अगर आप देखोगे जो धागा होता है, एक धागा होता है, धागे को अगर आप थोड़ा ऐसे ऐसे करके फैलाओ तो उसमें से छोटे छोटे रेशे निकलेंगे, छोटे छोटे रेशे, उनको बोलते हैं फाइबर। या किसी भी कपड़े का, कोई आप किसी कपड़े को फाड़ो, उसको फाड़ने पे जो छोटे छोटे रेशे से निकलते हैं ना, झूतरे से निकलते हैं, उनको हम बेसिकली आप क्या बोलते हो? फाइबर बोलते हो। क्योंकि ये क्या है? हेयर लाइक यूनिट्स है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल हेयर लाइक यूनिट्स फॉर ऑल टेक्सटाइल्स। किसी भी टेक्सटाइल्स को अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करोगे, ब्रेक डाउन करोगे, तो उसमें जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं। इट इज़ द रॉ मटीरियल। ये क्या है? रॉ मटीरियल होता है, उसी से तो पूरा का पूरा कपड़ा बना है। वो छोटे छोटे रेशों से ही पूरा कपड़ा बना होता है। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? हम फाइबर बोलते हैं। यार्न क्या होता है? यार्न का मतलब क्या है? अगर मुझे एक कपड़ा बनाना है, जैसे मैम ने टी शर्ट पहनी है, तो ये जो मैम ने पहना हुआ है, ये टॉप पहना हुआ है, ये जो फैब्रिक है कैसे बना होगा? पहले छोटे छोटे रेशे होंगे, उन छोटे छोटे रेशों को उन्होंने आपस में मिला के एक धागा बनाया जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट या फिर यार्न, और उन धागों को आपस में वीविंग करके उसने फैब्रिक बना दिया। तो 3 प्रोसेस हैं अगर मोटा मोटी बात करें तो। एक कपड़े को बनाने के लिए पहले फाइबर होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है बच्चों कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी फैब्रिक की, वो क्या होती है? फाइबर होती है। क्योंकि उन्हीं फाइबर्स को आप जोड़ के क्या बनाते हो? यार्न बनाते हो। ऐसे ऐसे करते हैं ना फाइबर्स को, तो क्या होता है? थोड़ा लंबा लंबा आपस में होकर धागा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं यार्न। और यार्न या फिर फिलामेंट, वो देखो लिखा भी है, स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर, ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर। फाइबर्स के जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स होते हैं उससे यार्न बनता है और फिर उन धागों को आपस में वीव करके फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड यार्न इज मेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स टुगेदर, जिसमें आप क्या करते हो? फाइबर को आपस में जोड़ते हो। फैब्रिक क्या होता है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, मेड बाय इंटरलेसिंग द यार्न। जब धागे आपस में इंटरलेस हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे आप ऊन लेते हो तो वो भी क्या है? वो निटिंग है वैसे, पर ऊन से आप कपड़ा कैसे बनाते हो? जब आपस में धागों को लॉक करते हो तभी तो पूरा फैब्रिक बनता है। समझ में आ गया? फाइबर होता है, यार्न होता है और फैब्रिक होता है। फाइबर रेशे, यार्न धागा और फैब्रिक पूरा कपड़ा। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर की। क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर की बात करूं कि ये जो हम रेशे का मटेरियल यूज कर रहे हैं ये कौन कौन सा हो सकता है? एक तो होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक को हम मैन्युफैक्चर्ड कहते हैं। अब व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर होते हैं, वो रेशे जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं और रॉक से मिलते हैं। रॉक मीन्स मिनरल्स, क्योंकि आपकी जो रॉक्स हो गई ये सब भी तो आपको नेचर से ही मिल रही है ना। तो प्लांट, ऐसे फाइबर्स जो कि आपको प्लांट, एनिमल और मिनरल से मिल रहे हैं, वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल फाइबर होते हैं, क्योंकि वो आपको नेचुरली मिल रहे हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे हैं। अब जो प्लांट फाइबर है उसको हम साइंटिफिक नेम क्या होता है? सेलुलोजिक फाइबर। प्लांट फाइबर को क्या बोलते हैं बच्चों? सेलुलोजिक फाइबर। अब सेलुलोजिक फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्लांट है, जैसे मैं लीफ की बात करूं या किसी भी प्लांट की बात करूं,
करूँ तो वो किससे बना होता है, सेलुलोज, उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, क्योंकि प्लांट्स आर मेड ऑफ सेलुलोज, जैसे कि कॉटन हो गया, लिनन हो गया, जूट हो गया, ये सारे आपके नेचुरल फाइबर हैं। कॉटन तो आपको कॉटन बॉल्स से मिलता है, जूट आपको जूट प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स भी आपको क्या मिलता है, स्टेम से मिलता है। तो ये जो है आपकी कॉटन, लिनन, जूट, ये सारे आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोजिक फाइबर भी बोल सकते हैं या प्लांट फाइबर भी बोल सकते हैं। प्लांट फाइबर है क्योंकि आपको प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से मिलने वाले फाइबर बताओ जो आपको नेचुरली मिलते हैं। एनिमल से मिलने वाला जो फाइबर वो है आपका सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म आपको किससे मिलता है, सिल्क देता है ना, सिल्क वॉर्म क्या देता है, सिल्क देता है। वो जो कुकून बनता है उसके जो धागे होते हैं, लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो सिल्क, अब ऐसे फाइबर जो हमें एनिमल से मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर। जैसे मैं अगर बोलूँ प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर और मिनरल फाइबर, तो प्लांट वाले को हम सेलुलोज भी कहते हैं क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, एनिमल वाले को हम प्रोटीन फाइबर भी बोलते हैं, और मिनरल वाले को हम एस्बेस्टोस भी बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, प्लांट नेचुरल फाइबर 3 होते हैं, प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से और मिनरल से। प्लांट से मिलने वाले कॉटन होते हैं, आपके पाइनएप्पल हो गया, फ्लैक्स हो गया, कॉयर हो गया, राइस हो गया, ये सब आपको प्लांट से मिलता है। एनिमल से मिलने वाले कौन से हैं, जैसे कि एनिमल से मिलने वाले सिल्क हो गया, लेदर हो गया, फेदर हो गया, ये सब आपको एनिमल से मिलते हैं। अब एनिमल से मिलने वाली एक चीज़ और है, एनिमल से जैसे आपको वूल मिलता है, शीप से मिलता है वूल, तो नेचुरल फाइबर है। मिनरल्स, अब मिनरल्स से कौन कौन से मिलता है, मिनरल से जैसे कि हमने बात करी, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना एस्बेस्टोज, एग्जाम्पल एस्बेस्टोज आपको क्या मिलता है, मिनरल रॉक से मिलता है, यूज्ड फॉर फायर प्रूफिंग। अब ये फायर प्रूफिंग के काम आता है कि कहीं पे अगर आग लग जाए तो वहाँ पे अगर फायर प्रूफिंग जैकेट्स का मटेरियल जो होता है, तो फायर प्रूफिंग दो रेयरली यूज नाउ ड्यू टू हाई रिस्क, तो वैसे ही बहुत कम यूज़ होता है। मिनरल फाइबर जो होते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं, इतने यूज़ नहीं होते। ज़्यादातर जो हम पहनते हैं वो आपके प्लांट और एनिमल फाइबर्स ही होते हैं। वह जैसे कि आपको पता ही है प्लांट बेस कौन से हो गए, कॉटन वगैरह, एनिमल बेस आपके वूल वगैरह हो गए। तो मिनरल वाले हम पहनते कम है, बट एस्बेस्टोस उसका एक एग्जाम्पल है जो आपको रॉक्स और मिनरल से मिलता है। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स वो हैं जो हम खुद बनाते हैं, ह्यूमंस खुद बना रहे हैं, तभी तो उनको सिंथेटिक भी बोलते हैं। आप उन्हें आर्टिफिशियल बोलो, सिंथेटिक बोलो, मैन्युफैक्चर्ड बोलो, तीनों सेम ही बात है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इंसान खुद उन फाइबर्स को बना रहा है, उन फैब्रिक को बना रहा है बाय योर आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। तो क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, ये जो आपके धागे बनते हैं ये आपके लेबोरेटरी में बनते हैं। दे आर पुश थ्रू अ डिवाइस विच इज कॉल्ड एज स्पिनरेट। तो एक आपका डिवाइस होता है स्पिनरेट विच लुक्स लाइक शावर हेड। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ धागे कैसे बनते हैं शावर हेड की तरह। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे स्पिनरेट क्या होता है, शावर हेड क्या होता है। मैं जैसे एक हमारे पास शावर होता है, उसमें ऊपर पानी इकट्ठा होता है, जब पानी उसमें से दलना चालू होता है तो उसके छेद में से लंबी लंबे ऐसे पानी की वो निकल रही होती है, लाइन निकल रही होती है। इसी तरीके से आपका स्पिन रेट होता है। स्पिन रेट भी सेम शावर की तरह दिखता है। ऊपर क्या होता है, वो केमिकल होता है, मतलब एक केमिकल होता है वैक्स का या कुछ केमिकल ऐसे डला होता है, और उस केमिकल को जब स्पिन रेट में से पास करते हैं तो लंबे लंबे हमें धागे दिखाई देते हैं जो कि सिंथेटिक धागे बनते हैं, क्योंकि आप इसमें प्लांट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा, आप केमिकल से बना रहे हो, लैब्स के अंदर बना रहे हो। जैसे आपका पॉलिएस्टर हो गया, पॉलिएस्टर सिंथेटिक है, आपको पता है। पॉलिएस्टर हो गया, या फिर रेनकोट वगैरह के जो बनते हैं वो भी आपके क्या होता है, नायलॉन वगैरह, ये सारे जो हैं ये बहुत ही लंबे, क्योंकि और क्या होता है, जब हम नेचुरली प्लांट में से फाइबर निकालते हैं तो बहुत छोटे छोटे निकलते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ के लंबा धागा बनाते हैं। पर जब हम सिंथेटिक की बात करते हैं, इनके जो फाइबर होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे, क्योंकि हम केमिकली ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आसानी रहेगा ना, उससे यार्न बनाने में ईजी प्रोसेस भी होता है, इसलिए आपके सिंथेटिक सस्ते भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू योर कॉटन एंड ऑल। समझ में आ गया कि ये जो आपके मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होते हैं दे क्रिएट अ लॉन्ग फिलामेंट और स्पिनरेट की मदद से लैब्स के अंदर बनाए जाते हैं। रीजनरेटेड क्या होता है, रीजनरेटेड फाइबर्स मींस मेड बाय डिसॉल्विंग नेचुरल सेलुलोज इन केमिकल्स एंड रीजनरेटिंग इट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे रेयॉन हो गया, रेयॉन क्या है, नेचुरल सेलुलोज प्लांट से ही लिया जाता है और उसके बाद उसमें केमिकल्स ऐड करके दोबारा एक नया फिलामेंट, मतलब उसने मेन सोर्स अपना नेचुरल रखा है और प्रोसेसिंग कर दी है, इसलिए वो क्या हो गया है, रीजनरेटेड हो गया है। मतलब उसमें दोनों प्रोसेस यूज हुआ है, नेचुरल वाला भी और सिंथेटिक वाला भी। ठीक है, तो आपने 3 कैटेगरी पढ़ ली फाइबर की। एक तो हो गया नेचुरल, जो कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है, प्लांट, एनिमल और मिनरल से मिलता है।
फिर आपको आता है सिंथेटिक, जो कि आप लैब्स के अंदर बनाते हो स्पिन रेट की मदद से, लंबे फिलामेंट बनते हैं। फिर होते हैं रीजनरेटेड, जहाँ पे दोनों प्रोसेस यूज हुए हैं, लिया आपने प्लांट से बट केमिकली आपने उसको एडवांस कर दिया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज रेयॉन विच इज योर आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर की खासियत, कभी कभार डिफरेंस आ जाता है बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक्स, तो आप नाम तो बता ही दोगे कि नाइलॉन है एंड योर पॉलिएस्टर है, और नेचुरल में आपके कॉटन लिनन है। बट मेजर डिफरेंस जो यही होता है कि जो नेचुरल होते हैं वो नेचुरल चीज़ों से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स वगैरह से, और उनके फाइबर बहुत छोटे होते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि वो मशीन से बनते हैं, लैब्स में बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, दे आर मेड बाय केमिकल्स इन लैब्स, दैट्स वाई द फिलामेंट्स आर वेरी वेरी लॉन्ग। तो उनके जो फिलामेंट मतलब धागा, वो जो धागा बनाते हैं, उनका जो फाइबर होता है वो बहुत लंबा होता है। ठीक है। और ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है नेचुरल फाइबर में कि नेचुरल फाइबर जो होता है वो जल्दी नहीं सूखता। जैसे कॉटन वगैरह है, अगर आपको पसीना है तब भी वो कितना गीले रहता है ना, कॉटन की शर्ट्स वगैरह, बट बहुत कंफर्टेबल होता है। नेचुरल फाइबर बहुत कंफर्टेबल है। कॉटन हम लोग पूरी गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मैन मेड की बात करूँ तो वो हम गर्मियों में नहीं पहनते, क्योंकि मैन मेड तो आपको क्या करेगा कि एकदम आपकी बॉडी को टाइटली फिक्स कर देता है, वो कंफर्टेबल नहीं रहता है ना। तो पॉलिएस्टर वगैरह आपके कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और क्विक ड्राइंग है। अगर आपको पॉलिएस्टर में पानी गिर जाए, और जैसे आपके रेनकोट वगैरह सारे सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, उस पर पानी गिर जाता है तो तुरंत सूख जाता है ना। तो ये उसकी बेनिफिट है। ये 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। आई होप आपने लिख लिया होगा, नोट्स में लिख लो। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्कर में, तो 2 डिफरेंस लिख देना, प्रोसेस के बारे में बता देना, ड्राइंग और कंफर्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर होता जा रहा है बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सबके पूरे नंबर आने चाहिए। मैम बहुत अच्छी तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, कि एक ये जो रेशा होता है, फाइबर होता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, या हम इसकी प्रॉपर्टी को कैसे एडवांस कर सकते हैं जिससे कि हम बेटर टेक्सटाइल मटीरियल बनाएं, जैसे हम बेटर फैब्रिक बनाएं। बेटर फैब्रिक बनेगा तो हम उसको अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका आग लग जाती है तो आपको बेटर जैकेट्स पहनते हो आप, राइट, जिससे कि फायर प्रूफ होती हैं, अलग अलग मटेरियल की बनती है। तो ये आप लोग क्या करते हो, फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करते हो। पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि होती क्या है। एक होती है आपकी, बेसिकली आपकी 2 में डिवाइड होती हैं प्रॉपर्टीज़, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है? प्राइमरी प्रॉपर्टीज़, और एक होती है सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ आप किसी भी धागे की देखते हो तो ये देखते हो कि उसमें क्या होना चाहिए, हाई लेंथ टू विद रेशो। लेंथ क्या है उसकी और कितनी उसकी मोटाई है। कोई भी फाइबर होगा, कोई भी धागा होगा, जब एक आदमी जब एक कपड़ा बनाता है इंडस्ट्री के अंदर, इतने सारे लोगों के लिए इतनी मशीन्स लगाई जा रही हैं फैब्रिक बनाने के लिए, तो वो क्या देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है। हाई लेंथ टू विद रेशो देखा जाता है। द फाइबर मस्ट बी लॉन्गर देन इट्स वाइड टू बी ट्विस्टेड। जो फाइबर है वो क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, और वो कितना मोटा है वो उसका वाइड देखना चाहिए। टेनासिटी क्या होता है? टेनासिटी इज द स्ट्रेंथ, कि एक धागे में कितनी मजबूती है। कितनी बार होता है आप कोई भी धागा लेते हो, कभी रील भी लोगे ना, जैसे मम्मियों को देखा होगा कि अपनी स्टिचिंग मशीन में रील लगाती हैं, तो वो देखती हैं कि धागा कितना टाइट है, कहीं धागा बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये चेक करती हैं उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो खींचने पे नहीं टूट रहा तो इसका मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये तो आप भी चाहोगे ना, अगर कोई ऐसा वीक फाइबर लोगे जो खींचने पे टूट रहा है, ठीक है, तो आप उसका कपड़ा क्यों बनाओगे, फैब्रिक ही नहीं बनाओगे। तो हम ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप चेक करते हो एक फाइबर को लेते टाइम, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। आप चेक करोगे कि उसकी हाइट और उसकी विड्थ कितनी है। आप चेक करते हो हाई लेंथ टू विद रेशो का मतलब होता है द फाइबर मस्ट बी लॉन्गर देन इट्स वाइड टू बी ट्विस्टेड। आपका ऑफकोर्स ऐसा ना हो फाइबर इतना सा है और इतना मोटा है, तो वो तो यान बन ही नहीं पाएगा। तो वो फाइबर की हाइट जो होती है, लेंथ होती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द विथ। टेनासिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है दैट फाइबर इज हाउ मच स्ट्रेंथ इनफ टू द टेंशन एंड पुलिंग ड्यूरिंग द स्पिनिंग प्रोसेस। जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी फाइबर की, उतना अच्छा वो क्या होगा, जब वीविंग होगी ना, बुनाई होगी धागों की, तो वो मजबूती रहेगी। नहीं तो ऐसा ना हो जब वो फंसाएंगे हम, उससे कपड़ा बनाएंगे धागों से, तो वो कहीं फट जाए, क्योंकि अगर वो वीक होगा तो फट जाएगा। तो देयर शुड बी हाई लेंथ टू द फाइबर, देयर शुड बी हाई स्ट्रेंथ टू द फाइबर। स्ट्रेंथ को टेनासिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लाइबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्लाइबिलिटी मतलब कि फाइबर कितना बेंड हो रहा है, कितना फ्लेक्सिबल है। अगर एक फाइबर है जो कि एकदम हार्ड है, बेंड ही नहीं हो रहा, तो किसी को पहन के तो कंफर्टेबिलिटी फील होगी ही नहीं। तो फाइबर क्या होना चाहिए, मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड मस्ट बी वेरी बेंडेबल, so that it wraps around the body nicely and other fiber
वेरी इजीली ट्विस्ट। आपको पता है जब हमारे पास छोटे छोटे फाइबर होते हैं तो हम वीविंग करते हैं। वीविंग मतलब कुछ ऐसे लाइन होती है और धागा इसके अंदर ऐसे करके फंसता है, तभी तो आपस में बुनाई होगी ना। जब एक के ऊपर एक धागा ऐसे करके फंसेगा तभी तो कपड़ा बनेगा। तो ये कपड़ा जब बनेगा तो आप में अगर धागा ऐसा होगा जो कि ऐसे फंस ही नहीं रहा, मतलब आपस में एक दूसरे के नीचे बेंड होके फ्लेक्सिबली नहीं चल रहा, तो यहाँ पे वो अच्छा कपड़ा नहीं बनेगा। तो फाइबर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, वो बेंडेबल होना चाहिए, इजीली बेंड हो और फ्लेक्सिबल हो। कोहिवनेस क्या होती है? स्पिनिंग क्वालिटी। कोहिवनेस मीन्स द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू स्टिक और ग्रिप टुगेदर। Cotton has natural twist and wool has scales that help them to lock together when spun। कहने का मतलब यह है कोहिवनेस एक प्रॉपर्टी होती है जब हम कपड़े को बुनाते हैं, मतलब हम धागों को बुनते हैं कि कपड़ा बने, है ना। तो हम धागों की अभी फाइबर्स की प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे, फिर जब कपड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि वो आपस में चिपके। कभी कभार फाइबर आपस में चिपकने लग जाते हैं, तो वो चिपकना भी नहीं चाहिए और ईजिली आपस में क्या होना चाहिए, स्पिनिंग होनी चाहिए, इजीली आपस में वीविंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या चेक करते हो कि कॉटन का जो फाइबर होता है उसको जब हम यार्न बनाते हैं, एक धागा बनाते हैं, तो हम उसको ट्विस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ट्विस्ट। अभी हम फाइबर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला है विदाउट दीज अ फाइबर सिंपली कैन नॉट स्पन इनटू यार्न। अगर ये प्रॉपर्टी किसी फाइबर में नहीं होगी तो आप धागा नहीं बना पाओगे। अगर मुझे एक धागा बनाना है तो वो छोटे छोटे फाइबर से मिलके बनता है। तो आप में ये सारी प्रॉपर्टी आप चेक करते हो उस धागे को लेने से पहले, उस धागे को बनाने से पहले, और यही सारी प्रॉपर्टी आपकी यार्न में भी होंगी, क्योंकि आप फाइबर यार्न की बात करें तो फाइबर से ही आप यार्न बनाते हो ना। तो ये सारी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, तभी आप उसको आपस में ट्विस्ट कर पाओगे। कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई लेंथ टू विद रेशो चेक करना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो आपस में इजीली ट्विस्ट होगा। दूसरी बात टेनासिटी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो धागा मजबूत नहीं बनेगा और फिर वीविंग भी अच्छी नहीं होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ, ईजिली क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए जिससे वो कंफर्ट भी दे और वो आपस में बहुत ईजिली क्या हो जाए, वीविंग और स्पिनिंग हो जाए। स्पिनिंग क्वालिटी होनी चाहिए जहाँ पे वो आपस में द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू स्टिक और ग्रिप टुगेदर, आपस में इजीली बॉन्ड बनाए। जैसे कॉटन तो बहुत इजीली बना लेता है। और वूल की भी बात करूं, जैसे आपके स्वेटर वगैरह के कपड़े होते हैं उनके ऊपर ना छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। कभी आप अपना वूल का देखो तो वूल के में छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं। जितनी भी आप ऊन के देते हो धागे, उनमें छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आपस में लॉक करने में बहुत मदद करते हैं, आपस में धागों को लॉक करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ। सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, ये डिज़ायरेबल है। दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी टू मेक अ यार्न। अगर मुझे कुछ फाइबर के रेशो से धागा बनाना है ऐसा, तो ज़रूरी नहीं है ये सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हो ही हो, पर ये प्रॉपर्टीज़ तो होनी ही चाहिए। उन फाइबर्स के रेशियो में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोइवनेस होनी चाहिए, तभी यार्न बनेगा। ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। सेकेंडरी मतलब ये भी हो तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी की। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, अगर एक फाइबर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो क्या देगा, कंफर्ट भी देगा। और इसका मतलब क्या है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इट्स गुड। जैसे नेचुरल फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, आपके स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्वेट एंड वाटर, तो ये क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी मतलब ये एबिलिटी है कि वो वाटर और स्वेट को एब्जॉर्ब करे। कॉटन हैज़ हाई एब्जॉर्बेंसी मेकिंग इट कंफर्टेबल इन समर। पॉलिएस्टर हैज़ लो एब्जॉर्बेंसी। अगर मैं पॉलिएस्टर की बात करूं, जो आप स्पोर्ट्स वेयर वगैरह में पहनते हो उनमें पॉलिएस्टर होता है, तो उसमें इतनी एब्जॉर्बेंसी नहीं होती है। कॉटन में बहुत अच्छी एब्जॉर्बेंसी होती है, कॉटन एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी आप समर में पहन पाते हो इतनी गर्मी में। इलास्टिसिटी, अगर इलास्टिसिटी की बात करूँ या फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ, एक ही बात है। इलास्टिसिटी मतलब एक आपने फाइबर जो है वो खींचने पे कितना खींच रहा है। अगर एक फाइबर है जो कि वो खींच ही नहीं रहा है, बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो कंफर्टेबल होगा, नहीं होगा। हम कपड़े पहनते हैं तो ठीक है, हम कंफर्ट देखते हैं ना कि वो हमें कंफर्ट है या नहीं है, उसमें इलास्टिक है या नहीं है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा फाइबर को कि उसमें द एबिलिटी टू स्ट्रेच अ फाइबर, द एबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेच फाइबर टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज इलास्टिसिटी, 1 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है बच्चों। इलास्टिसिटी क्या है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, स्वेट को एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी है। इलास्टिसिटी मतलब एक धागे को अगर खींचा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसकी एबिलिटी क्या है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। रेजिलेंसी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ फैब्रिक
टू स्प्रिंग बैक टू इट्स शेप आफ्टर बीइंग रिंकल्ड और क्रश्ड। आपने देखा होगा फैब्रिक्स में क्या होता है, कॉटन फैब्रिक्स में खासकर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, है ना। हम लोग उतारेंगे उसको, जैसे पहन के गए उतारो तो एकदम उसमें क्या आती है, आपस में रिंकल्स आते हैं, तभी तो कॉटन को आयरन करना पड़ता है। कॉटन को आयरन इसलिए ही करते हैं क्योंकि उसमें बहुत रिंकल्स आ जाते हैं। तो ये रेजिलेंसी कहते हैं ना, किसी फैब्रिक की रेजिलेंसी बहुत अच्छी होती है, किसी फैब्रिक की रेजिलेंसी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो क्या एबिलिटी है उस फैब्रिक की कि वो वापस उस शेप में आ जाए अगर वो रिंकल या क्रश हो जाए। तो वूल इज हाईली रेजिलेंट, कॉटन रिंकल्स वेरी क्विकली। कॉटन में रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। कॉटन मॉइस्चर के लिए तो बहुत अच्छा है, पर उसमें इतने रिंकल्स आते हैं कि अगर कोई ऑफिस में कॉटन शर्ट पहन के जाता है तो उसे हर बार आयरन करनी पड़ेगी। बट अगर मैं वूल की बात करूँ, आप स्वेटर को आयरन करते हो? नहीं करते, क्योंकि जो वूल है ना उसमें इतनी रेजिलेंसी अच्छी होती है, हाई रेजिलेंसी होती है कि स्वेटर आराम से पहनो तो आराम से उसका धागा खिंचता है और बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कराता है। क्योंकि कभी हम लोग स्वेटर को तो नहीं करते, अपने कोट्स जैकेट वगैरह को तो आयरन नहीं करते क्योंकि उसमें रिंकल्स आते ही नहीं है। तो वूल हैज़ बेस्ट रेजिलेंसी, उसमें बेस्ट रेजिलेंसी है, और कॉटन बहुत जल्दी क्या होता है, अपने रिंकल्स ले आता है। लस्टर की बात करते हैं, द नेचुरल शाइन ऑफ अ फाइबर। किसी फाइबर में नेचुरली बहुत ज़्यादा शाइन है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ, चमक होती है ना धागे के अंदर, अगर उस चमक नहीं होगी धागे में, एक बेसिक चमक जो आप बोलते हो, एक रील है जो कि डल रेड कलर की है तो आप उसको शायद ना लो, बट एक ऐसा फाइबर लो जहाँ पे एकदम शाइन हो, तो वो आपको क्या करेगा। जैसे सिल्क इज द हाईएस्ट लस्टरस फैब्रिक एंड फाइबर। सिल्क जो होता है उसमें बहुत शाइन होती है, क्योंकि सिल्क वॉर्म जो है वो ऑलरेडी बहुत शाइनी उससे बनता है, ये सिल्क से, सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से बनता है, बहुत शाइनी होता है। तो आप में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, विच फाइबर हैज़ हाईएस्ट लस्टर, किसमें सबसे ज़्यादा लस्टर्स है। तो लस्टर्स किस में होता है, सिल्क। सिल्क में क्या होती है, सबसे ज़्यादा चमक होती है। किस फाइबर में मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी है, बहुत अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, कॉटन में हो रहा है, कंफर्टेबल है, गर्मियों में पहनते हो। किस में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है, वुलन क्लॉथ में इलास्टिसिटी अच्छी होती है, स्वेटर वगैरह में। रेजिलेंसी मतलब कि वो अगर कोई शेप खराब हो जाए किसी फैब्रिक की तो वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो वो क्या है, वूल ही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फ्रॉम फाइबर टू यार्न। अगर मुझे एक फाइबर मतलब रेशे हैं मेरे पास और अब मुझे उसको धागा बनाना है। रेशा तो मैंने पसंद कर लिया अपना कि मुझे कौन सा लेना है, किस मटेरियल का लेना है, उसका टेंसिल, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी हाइट कितनी है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को मैंने देख लिया कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ये सब चेक करने के बाद अब मैंने अपना फाइबर पसंद कर लिया। फाइबर को पसंद करने के बाद अब धागा तो बनाना पड़ेगा, धागे बनाऊंगी तभी तो कपड़ा बनाऊंगी। फाइबर आपने पसंद कर लिया, पता चल गया हर चीज़ फाइबर के बारे में। अब हमें यान बनाना है। यान को बनाने के लिए आपके पास कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, और ये प्रोसेस जहाँ पे आप रेशो से धागा बना रहे हो, अभी धागे से कपड़ा बनेगा, तीन है ना, फाइबर, यान एंड फैब्रिक। तो जब फाइबर के जो रेशे से आप धागा बना रहे हो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों स्पिनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस। कमेंट कर दो, फाइबर टू यान मेकिंग प्रोसेस इज स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस क्या करता है, आपके धागे बनाता है। नेचुरल फाइबर्स आर शॉर्ट। अगर मैं नेचुरल फाइबर्स की बात करूँ, छोटे छोटे रेशो की बात करूँ, तो वो थोड़े शॉर्ट होते हैं। नेचुरली एक ही फाइबर ऐसा है जो बहुत लंबा है, जो हमें नेचुरली मिलता है, वो होता है सिल्क। सिल्क ही है जो कि एक नेचुरल फाइबर है और लंबा है, बाकी सारे छोटे होते हैं। क्योंकि सिल्क वॉर्म में कुकून बनता है ना, तो उसका धागा लंबा निकलता है, उसका फाइबर, धागा कह रही हूँ, फाइबर लंबा निकलता है। तो नेचुरल फाइबर ज़्यादातर क्या होता है, शॉर्ट होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं स्टेपल। क्या होते हैं, स्टेपल फाइबर होते हैं। एंड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग यार्न। हम ऐसा नहीं कर सकते कि फाइबर से सीधा हम फैब्रिक बना दें, क्योंकि फाइबर बहुत छोटा होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यार्न बनाना पड़ता है, धागा बनाना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिक स्टेप्स ऑफ स्पिनिंग क्या है, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं स्पिनिंग करने के लिए। तो अभी हमारे पास फाइबर हैं, वो फाइबर बहुत ज़्यादा गंदे हैं क्योंकि उनमें मिट्टी लगी है, डर्ट लगी है, सीड्स लगे हैं। तो आप क्या करोगे, पहले रिमूव करोगे। आप पहले अपने फाइबर्स को क्या करोगे, क्लीन करोगे, सारी गंदगी दूर करो, सारे सीड्स दूर करो, सारे लीव्स दूर करो, उसे क्लीन करोगे। क्लीन करते हैं हम ब्लो रूम में उसको क्लीन कर देते हैं। फिर इन फाइबर्स को सीधा करना पड़ता है, टेढ़ी मेढ़ी शेप्स के होते हैं तो इनको सीधा करना पड़ता है। कॉम करके इनको सीधा करते हैं। कॉम करके जब हम इनको सीधा कर देते हैं तो इनको कुछ लोग सिल्वर बुलाते हैं। सिल्वर का मतलब ये नहीं है कि सिल्वर के धागे हैं, सिल्वर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि उनको हम कार्डिंग करते हैं, तो वो कॉम्बिंग करके सीधे हो जाते हैं। सीधे करने के बाद आप क्या करते हो, ड्रॉइंग एंड ड्रोविंग करते हो, फिर फाइनली आप उसको ट्विस्ट करते हो। ड्रॉइंग एंड ड्रोविंग मतलब आप उसको थोड़ा सा लंबा करके स्ट्रेच करोगे और उसके बाद ट्विस्ट करोगे। ऑफकोर्स स्पिनिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने 2-3 फाइबर लिए और उसको आपस में ऐसे करके ट्विस्ट कर दिया, जिससे कि वो थोड़ा लंबा आपका धागा बन गया। क्लियर हो गया। क्लीनिंग, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग, ड्रॉइंग करते हो, स्ट्रेच करते हो और फिर लास्ट में स्पिनिंग करते हो।
टाइप्स ऑफ यार्न्स। अब टाइप्स ऑफ यार्न्स क्या है, अब जैसे देखो ये धागा बना है ना, तो ये धागे में देखो दो आपके लंबे लंबे धागे हैं और उसको मिला के बना हुआ है ये, है ना। यहाँ पे देखो तीन धागों से मिलके एक धागा बना हुआ है, यहाँ पे देखो चार आपस में फाइबर से मिलके एक धागा बना हुआ है। टाइप्स ऑफ यार्न के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है 2-3 मार्कर का। देखो सिंगल यार्न, सिंगल यार्न मतलब एक ही धागा, दैट इज मेड बाय ट्विस्टिंग रॉ फाइबर्स टुगेदर। आपने सिंगल यार्न का मतलब है आपने छोटे मोटे जूतरे लिए, लंबे जूतरे लिए और उनको आपस में मिक्स कर दिया, उसको सिंपल यार्न बोलते हैं, ठीक है। प्लाई फोल्डेड यार्न का मतलब क्या है, जहाँ पे मोर देन सिंगल यार्न इज यूज टू मेक वन यार्न, मतलब एक मोटी कॉर्ड बना दी है, उसको हम कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। प्लाई फोल्डेड का मतलब ये है, यहाँ पे देखो दो धागे थे जो अलग अलग फाइबर से बने थे और फिर उनको आपस में मिक्स करके एक धागा बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लाई यार्न। प्लाई यार्न का मतलब होता है जहाँ पे दो या तीन धागों को दोबारा ट्विस्ट करके एक धागा बना दिया जाता है। कॉर्ड यार्न क्या होता है, कॉर्ड यार्न मेड बाय ट्विस्टिंग 2 और मोर प्लाई यार्न्स। जब आप कॉर्ड यार्न बनाते हो तो 2-3 से भी ज़्यादा मिक्स कर देते हो, जैसे यहाँ पे 4 है तो एक मोटा कॉर्ड बन जाती है, वो फिर यार्न नहीं रहता। अब यार्न तो पतला होता है, अब वो मोटी आपकी की क्या होती है, कॉर्ड बन जाती है, क्योंकि आपने 4 यार्न को आपस में मिक्स करके बना दिया, ठीक है। तो अगर आपसे ये बोल रहे हैं सिंपल यार्न का मतलब है उसमें एक ही यार्न यूज है, ठीक है। जैसे इस फोटोग्राफ में जो पहला वाला है ये सिंपल यार्न नहीं है, ये क्या है, 2 प्लाई यार्न है, इसको 2 प्लाई बोलेंगे क्योंकि इसमें 2 यार्न यूज हो रहे हैं। ये सेकंड फोटोग्राफ अगर देखो पर्पल वाला, पर्पल में कितने यूज हो रहे हैं, 3, कितने यार्न यूज हो रहे हैं, 3 धागे यूज हो रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज 3 प्लाई यार्न, तो इसको बोलेंगे 3 प्लाई यार्न, ठीक है। लास्ट वाली में 2 और 3 से ज्यादा यूज हो रहे हैं, 4, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्लियर हो गया। सिंपल यार्न मतलब एक, 2 प्लाई का मतलब है उसमें 2 यार्न यूज होंगे, 3 प्लाई का मतलब 3 यार्न यूज होंगे, और 3 से ज़्यादा होंगे तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद एक ये तो हो गया आपका यार्न के बारे में। फिर एक होता है फैंसी यार्न, फैंसी यार्न भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और नोवेलिटी भी बोलते हैं। ऐसे यार्न जो कि डिज़ाइनर यार्न होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यार्न को ऐसे गोल गोल घुमा रखा है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के यार्न है, देखो कहीं से मोटा पतला चल रहा है, तो इनके नाम होते हैं, जैसे कि ये फ्लॉक यार्न है, ये स्लब यार्न है, ये ऐसे नहीं आता क्वेश्चन, ये आ जाता है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ यार्न, या कभी कभार पूछ लेता है 1 मार्कर क्वेश्चन में व्हाट इज कॉम्प्लेक्स यार्न या व्हाट इज नोवेल्टी यार्न, व्हाट इज फैंसी यार्न। जो कि एडवांस यार्न होते हैं उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। दीज आर अनइवन यार्न्स विद इरेगुलर शेप्स एंड लूप्स एंड बम्प्स, दे आर मेड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, विजुअल इफेक्ट रादर देन स्ट्रेंथ, जैसे कि स्लब यार्न एंड बुकले यार्न। समझ में आया बच्चों, ऐसे यार्न जिनकी एक रेगुलर शेप नहीं होती है, इसका कुछ स्ट्रेंथ से लेना देना नहीं है, ये यार्न इसलिए यूज होते हैं टू मेक इट फैंसी, जिससे फैंसी हो, कहीं पे भी यूज कर सकें, डेकोरेटिव पर्पस में यूज कर सकें। ऐसे यार्न का एग्जाम्पल बहुत बार आ जाता है, स्लब यार्न बोल सकते हो, बुकले बोल सकते हो, फ्लॉक भी बोल सकते हो, नब भी बोल सकते हो, ये सारे एग्जाम्पल आपके फैंसी यार्न के हैं। ये अनइवन होते हैं, स्ट्रेंथ से इनका लेना देना नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको फैंसी या कॉम्प्लेक्स या नोवेल्टी, ये तीनों नाम एक ही है। तो बच्चों अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं यार्न नंबर के बारे में। यार्न नंबर और यार्न काउंट होता क्या है यार, यार्न काउंट ऐसी चीज होती है, इट इज द फाइननेस और कोरसनेस ऑफ अ यार्न। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट साइड पे ये जो मेरी इमेज लगाई हुई है, ये क्या है, एक फाइन यार्न है, मतलब धागे में कहीं पे भी झूठरे बाहर नहीं निकल रहे, बिल्कुल पतला सा फाइन यार्न है। कोर्स यार्न क्या होता है, कोरसनेस मतलब जहाँ पे कोरस है, मतलब थोड़ा सा जो आपका यार्न है वो थोड़ा सा मोटा है, हो सकता है उसमें कहीं पे फ्रिंजेस आ रहे हो, ठीक है। तो आपकी जैसे जो शर्ट्स वगैरह बनती हैं, या फिर आप बोलो ऑफिस की शर्ट वगैरह बनती है, तो उसमें बहुत फाइन यार्न यूज होता है। यार्न जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, पतला और बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता है। इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड वेट ऑफ द यार्न, और ये हमें एक रिलेशनशिप देता है लेंथ और वेट ऑफ द यार्न। तो समझ में आ गया, यार्न काउंट का मतलब क्या है, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितना आपका यार्न, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि यार्न आपका पतला है या मोटा है, मतलब उसकी जो डायमीटर है, उसका जो विड्थ है वो कैसा है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट टेल्स यू अबाउट द फाइननेस एंड कोरसनेस ऑफ अ यार्न। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बच्चों डेफिनेटली आ जाता है यार्न काउंट के बारे में। फिर हम बात करते हैं यार्न ब्लेंड्स के बारे में। यार्न ब्लेंड क्या होता है, यार्न ब्लेंड का मतलब ये है कि आपके पास 2-3 धागे हैं, आपने उनको मिक्स करके अलग ही, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कुछ धागे होते हैं जिनमें आपने मल्टी कलर धागे लिए हैं और उनको आपने मिक्स करके एक अलग ही धागा
बना दिया, तो वो क्या होता है, यार्न ब्लेंड होता है। मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेपल फाइबर्स आर ऑफन मिक्स टुगेदर बिफोर स्पिनिंग। मतलब छोटे छोटे जो रेशे हैं वो आपने अलग अलग, कुछ आपने नेचुरल ले लिए, कॉटन के ले लिए, कुछ आपने पॉलिएस्टर के ले लिए, और उसको आपने मिक्स कर दिया और फिर उससे एक धागा बनाया, तो ये यार्न ब्लेंड हो गया। क्योंकि आपने जो यार्न बनाया है, जो आपने धागा बनाया है, वो आपने दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से बनाया है। एक आपने कॉटन ले लिया, एक पॉलिएस्टर ले लिया। ये भी हो सकता था कि एक रीजनरेटेड ले लो, कोई भी रेयॉन ले लो, और एक आपने कॉटन ले लिया। तो यार्न ब्लेंड का मतलब है जहाँ पे आप छोटे छोटे जूतों को, फाइबर्स को आपस में क्या कर रहे हो, ब्लेंड करके, मिक्स करके आप उसका यार्न बना रहे हो। ऑफन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, ब्लेंडिंग कॉटन विद पॉलिएस्टर क्रिएट्स टेरिकॉट। तो आप बोलते हो ना टेरिकॉट फैब्रिक बहुत अच्छा है, उसकी एक अलग ही परफॉर्मेंस फैब्रिक है, क्योंकि उसमें क्या हो रखा है, जो टेरिकॉट का जो कपड़ा होता है ना बच्चों, उसके जो धागे हैं उसमें क्या होता है, कॉटन का भी फाइबर होता है और उसमें आपका पॉलिएस्टर का भी फाइबर होता है। दोनों फाइबर को मिक्स करके उसका यार्न बनता है, फिर फैब्रिक बनता है। ठीक है, तो टेरिकॉट क्योंकि वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर से बना हुआ है, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी हैं। उसकी प्रॉपर्टी है कि उसमें कभी रिंकल नहीं आता, रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल आता ही नहीं है टेरिकॉट में। तो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है, क्योंकि वो कंफर्ट तो होगा ही होगा, इलास्टिसिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि सिंथेटिक वालों में खिंचाव ज़्यादा होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो इलास्टिसिटी भी अच्छा होगा, प्लस कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसमें कॉटन फाइबर भी है। ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक्स के बारे में। आपने ये तो समझ लिया कि हमारे पास अगर मैम फाइबर होंगे, नेचुरल हो, प्रोटीन हो, मतलब नेचुरल हो या सिंथेटिक हो या रीजनरेटेड हो, उससे हमें यार्न कैसे बनाना है, धागा कैसे बनाना है, स्पिनिंग प्रोसेस से। स्पिनिंग तो आपको पता ही चल गया, आप कॉम करते हो अपने फाइबर से, उससे आप लंबे लंबे धागे निकालते हो। बाद में जब आपने उन धागों को बना लिया, तो उन धागों से आपको कपड़ा कैसे बनाना है, फैब्रिक कैसे बनाना है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो आपके पास धागे होते हैं उनसे आप फैब्रिक बनाने के आपके 3 मेथड हैं। कौन से मेथड हैं? 3 मेथड हैं जिससे कि आप कोई भी फैब्रिक बना सकते हो किसी भी यार्न से। पहला मेथड होता है जिसको बोलते हैं वीविंग। कौन सा मेथड होता है? वीविंग। जैसे मैंने एक फोटोग्राफ भी लगाई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लंबे लंबे धागे हैं ना रेड कलर के, उनको हम बोलते हैं वॉर्प। ये जो लॉन्ग वर्टिकल यार्न है, इनको बोलते हैं वॉर्प, क्योंकि लंबे लंबे धागे हैं। इसमें अब आप क्या करोगे, अपना वेफ्ट का धागा लोगे और उसको हॉरिजॉन्टली आगे पीछे करके ऐसे इंटरलेसमेंट करोगे, तभी वो क्या होगा, आपस में बुनता चला जाएगा और आपका क्या होगा, कपड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से होती है वीविंग। बहुत पतले पतले धागों में यार्न में वीविंग करी जाती है, तभी आपके जैसे ये है, अगर मैं इसमें देखूँ तो आपस में इसी तरीके से क्या कर रखा है, इंटरलेसमेंट हुई भी है धागों की। ठीक है, तो वॉर्प और वेफ्ट से आप इंटरलेसमेंट करते हो, उसको हम वीविंग बोलते हैं। तो वीविंग एक प्रोसेस है जिससे आप अपना फैब्रिक बनाते हो। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करता है, या फिर इट इन्वॉल्व इंटरलेसमेंट ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न्स एट राइट एंगल 90 डिग्री ऑन अ मशीन कॉल्ड एज लूम। तो आपके पास क्या होता है, लूम होता है, पावर लूम भी होते हैं, हैंड लूम भी होते हैं, जैसे साड़ी वगैरह हैंडलूम पे बनती थी पहले, तो वो भी ऐसी वीविंग करी जाती थी हाथ से, जहाँ पे क्या होता है, आपके लंबे लंबे वॉर्प के धागे होते हैं और आप वेफ्ट का धागा ऐसे फंसाते जाते हो और कपड़ा बुनना चालू हो जाता है, मतलब आपकी वीविंग चालू हो जाती है। ठीक है, वीविंग आपकी जो वीव होती है वो 3 टाइप की होती है। बच्चों ये समझ में आ गया? पहले मुझे बताओ आप लोगों को वीविंग समझ में आई या नहीं आई? वीविंग का मतलब सिंपल है कि वॉर्प के धागे हैं लंबे, और फिर आप क्या कर रहे हो, वेफ्ट का धागा आगे पीछे करके उसकी वीविंग कर रहे हो। वॉर्प और वेफ्ट का 1 मार्कर क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। वीविंग अगर बोलेगा व्हाट इज वीविंग एक्सप्लेन, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज अ इंटरलेसमेंट बिटवीन वॉर्प एंड वेफ्ट एट 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में इंटरलेसमेंट हो रही है। वॉर्प है आपके रेड धागे, अगर मैं इस फोटो में देखूँ तो रेड धागे जो आपके वर्टिकल यार्न है वो आपके होते हैं वॉर्प, और जो हॉरिजॉन्टल यार्न है, जो आपका ब्लू कलर का धागा स्लीपिंग में चल रहा है, वो क्या होगा, आपका वेफ्ट, वो वेफ्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी है, द लेंथ वाइज, मतलब लंबाई में, वर्टिकल यार्न्स स्ट्रेच टाइट ऑन द लूम। इसको टाइटली लूम में फंसाया जाता है, क्योंकि रेड वाले तो एक बार फंस जाते हैं, वॉर्प के जो धागे होते हैं उनको वो फंसा देते हैं। फिर जो वेफ्ट का धागा होता है वो आप क्रॉस वाइज चलाते हो, अंडर द वॉर्प एंड ओवर द वॉर्प, मतलब वो एक बार वॉर्प के ऊपर एक बार वॉर्प के नीचे, तभी तो वो आपस में इंटरलेस होगा। अब हम बात करने वाले हैं 3 बेसिक वीव्स। व्हाट आर द 3 बेसिक वीव्स? तो आपकी 3 बेसिक वीविंग होती है जो आपको देखने को मिलती है। वीविंग भी तो अलग अलग तरीके से हो सकती है ना। एक अभी वो क्या कर रहा है इस फोटो में, अगर मैं देखूं तो एक बार वो ब्लू को ऊपर से ले लाए, वॉर्प के, जो आपका रेड कलर का वॉर्प का धागा है वो क्या कर रहा है, ब्लू वाले धागे को एक बार ऊपर से ले रहा है, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से नीचे से। पर ऐसा भी हो सकता है वो 2 बार ऊपर से ले, फिर 2 बार नीचे से ले, फिर 2 बार ऊपर से ले, वो भी वीविंग होगी। इसी तरीके से अलग अलग स्टाइल की वीविंग होती है। उन्हीं स्टाइल में से ये 3 फेमस स्टाइल हैं। वन इज योर प्लेन वीव,
प्लेन वीव का मतलब ये एक बार ऊपर से लेगा, एक बार नीचे से लेगा। फिर आती है आपकी ट्विल वीव, जहाँ पे आपकी डायगोनल लाइन बनने लग जाती है फैब्रिक के ऊपर। फिर आती है आपकी सैटिन वीव, जहाँ पे आपकी लूज वीविंग करी जाती है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ, आगे बहुत प्यारी फोटोग्राफ लगाई है आप लोगों के लिए, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए प्लेन वीव, ट्विल वीव और सैटिन वीव होती क्या है। प्लेन वीव क्या होती है? द सिंपलेस्ट वीव, द वेफ्ट यार्न ओवर गोज ओवर द वॉर्प एंड अंडर द नेक्स्ट। जैसे आपका कॉटन वगैरह का कपड़ा होता है, उसमें प्लेन वीव होती है, एक बार आपका वेफ्ट वेफ्ट के ऊपर से जाएगा, एक बार वेफ्ट के नीचे से जाएगा। व्हाट इज ट्विल वीव? ट्विल वीव क्रिएट डिस्टिंक्ट डायगोनल लाइंस ऑन द फैब्रिक। ये क्या करती है? डायगोनल लाइंस फैब्रिक के ऊपर बनाती है। जैसे आपकी डेनिम के ऊपर आपको ट्विल वीव दिखाई देती है, डायगोनल लाइन आपकी दिखाई देती है। सैटिन क्या होता है? सैटिन क्रिएट अ स्मूथ शाइनी सरफेस। सैटिन क्या करेगा? एक स्मूथ सरफेस बना देगा, एकदम शाइनी सरफेस बना देगा, बिकॉज द यार्न फ्लोट्स ओवर मल्टीपल इंटरसेक्टिंग यार्न्स। कहने का मतलब क्या है? सैटिन का मतलब होता है, सैटिन वीव आपकी लूज वीव होती है, तो बहुत सारे वॉर्प को छोड़ के फिर वो नीचे से लेता है, फिर ऊपर से लेता है, फिर नीचे से लेता है, तो बहुत ढीला होता है, तो उसमें जो ढीलापन है उसको बोलते हैं फ्लोट आ जाते हैं। सैटिन में आपके फ्लोट आ जाते हैं। फोटोग्राफ देख लो, प्लेन में समझ आ गया? एक बार उसने यहाँ पे जो व्हाइट लाइंस है वो आपकी वॉर्प है और ब्लैक आपका वेफ्ट है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली चल रही है। तो प्लेन वीव में एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। अगर अब मैं बात करूँ आपका बच्चों ट्विल वीव, तो ट्विल में क्या हो रहा है? 3 बार उसने छोड़ा, फिर 2 बार ऊपर, तो देखो एक डायगनली ब्लैक कलर की लाइन बन रही होगी, है ना? ब्लैक कलर की लाइन के देखो डायगनली बन रही है, तो इसको बोलते हैं ट्विल वीव। और सैटिन में बहुत देखो 5-6 उसने छोड़ दिए, 5-6 के नीचे से निकाल के फिर एक के ऊपर से निकाला, 5-6 के, तो बहुत लूज वीविंग करी है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं? सैटिन। अब मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, आपको अगर धागे से कपड़ा बनाना है तो एक तरीका तो हो गया वीविंग, जो कि आप पावर लूम या हैंडलूम से करते हो। दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं निटिंग, जो कि बुनाई है, जो आपके घर में आपने अपनी दादी को देखा होगा, मम्मी को देखा होगा, जो स्वेटर की बुनाई करती है ना निडल से, वो होता है आपका निटिड। उनको निटिंग या निटिड फैब्रिक बोलते हैं। अनलाइक वीविंग, ये वीविंग की तरह नहीं होती। निटिंग यूजेस ओनली वन कॉन्टिन्यूस यार्न, ये एक ही, जैसे ऊन है ना, उनका वो एक ही शोर पकड़ेंगे और पूरा स्वेटर बना देंगे, तो एक यार्न यूज होता है। एंड फैब्रिक इज क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग लूप्स। तो आप लूप बनाते जाते हो, क्योंकि आप वीविंग में क्या करते हो? बार बार यार्न को आप ट्विस्ट करोगे, वॉर्प के नीचे लोगे, बट यहाँ पे निटिंग में आपके पास एक बार आपने धागा लिया, उससे लूप बनाते गए और पूरा आपका एक कॉन्टिन्यूस यार्न से आपका पूरा फैब्रिक बन गया। ठीक है। निटेड फैब्रिक्स आर हाईली स्ट्रेचेबल। निटेड फैब्रिक जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये सॉक्स वगैरह की कैप की फोटोग्राफ लगाई है, ज़्यादातर जो आपके वुलन वाले जो होते हैं सारे निटेड होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ईजिली आप उसको स्ट्रेच कर लेते हो, मेकिंग देम परफेक्ट फॉर टी शर्ट, सॉक्स एंड स्वेटर। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है आपके टी शर्ट्स के लिए, सॉक्स के लिए और स्वेटर के लिए, क्योंकि बहुत ईजिली क्या होता है, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। जब ईजिली स्ट्रेच हो जाएंगे तो आप विंटर्स में ज़्यादातर आपको इसलिए ये कंफर्ट देते हैं, राइट। वेल की बात करूं, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ लूप, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ लूप। जैसे हमने वीविंग में बोला था कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वॉर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉर्प, WARP। वीविंग में पढ़ा था ना, ये वॉर्प होता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको क्या बोलते थे? वेफ्ट। जैसे यहाँ पे फोटो भी लगी है, एक बार ऊपर से गया, नीचे से गया, ऊपर से गया, नीचे गया। इसी तरीके से जब मैं निटिंग की बात कर रही हूँ, जो निटिंग में आपके लंबे वाले लूप बनते हैं, खड़े वर्टिकल लूप बनते हैं, उनको बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं? वेल्स। और जो हॉरिजॉन्टल लूप बनते हैं, स्लीपिंग में बनते हैं, उनको बोलते हैं कोर्स। उसको क्या बोलते हैं? कोर्स। तो वेल्स और कोर्स हम निटेड फैब्रिक में बोलते हैं। निटिंग और वीविंग के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन वीविंग एंड निटिंग। तो आप बोल सकते हो सिमिलैरिटी यही है कि बोथ ऑफ देम आर द टेक्निक्स विच हेल्प अस टू मेक द वोवन फैब्रिक, आपकी फैब्रिक बनाने में, टू हेल्प अस टू मेक अ फैब्रिक। बट इन वीविंग वी यूज वॉर्प एंड वेफ्ट टू डू द इंटरलेसमेंट। इन निटिंग ओनली वन कॉन्टिन्यूस यार्न इज यूज टू डू द इंटरलॉकिंग। फिर आप बोलोगे वहाँ पे वॉर्प एंड वेफ्ट होते हैं, निटिंग में वी हैव लूप्स, जहाँ पे वर्टिकल लूप्स को वॉल्व और हॉरिजॉन्टल लूप्स को कोर्स बोलते हैं। नॉन वोवन फैब्रिक के बारे में बात करते हैं। नॉन वोवन फैब्रिक क्या है? नॉन वोवन फैब्रिक वो फैब्रिक है जहाँ पे ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा था कि फाइबर होता है, फिर यार्न बनता है, लंबे लंबे धागे, और फिर कपड़ा बनता है। पर नॉन वोवन का मतलब यह है कि यार्न नहीं बनेगा, सिर्फ फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बनेगा, तो वो होता है नॉन वोवन। नॉन वोवन मतलब वीविंग नहीं हुई है। समझ में आया? मतलब सीधा आपके जो फैब्रिक फाइबर्स हैं, जो उतरे हैं, उन्हीं से आपने सीधा कपड़ा बना दिया।
ठीक है, तो वो होता है आपका नॉन वोवन फैब्रिक। सो नॉन वोवन फैब्रिक्स आर मेड विदाउट मेकिंग द यार्न। यहाँ पे कोई लंबे धागे नहीं होते, वो जो छोटे छोटे आपके फाइबर होते हैं उनसे ही आप सीधा फैब्रिक बनाते हो। द फाइबर्स आर डायरेक्टेड प्रेस्ड टुगेदर यूजिंग हीट, मॉइस्चर एंड केमिकल बॉन्डर। कहने का मतलब है छोटे छोटे आपके पास रेशे होते हैं, उनको आप टाइटली प्रेस करते हो, बहुत टाइटली प्रेस करते हो, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल बाइंडर लगाते हो और वो कपड़ा बन जाता है। तो सीधा फाइबर से आप क्या कर रहे हो, फैब्रिक बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो फैब्रिक होता है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे आपके ब्लाउज वगैरह का अस्तर का कपड़ा हो गया, या नेट वगैरह का, जो आप नॉट नेट मैं बोलूँगी फेल्ट, फेल्ट का जो कपड़ा होता है, पेपर फेल्ट वगैरह, बकरम देखा है आपने, लोग लगाते हैं कॉलर वगैरह, टाई वगैरह को मजबूती देने के लिए अंदर एक पतला सा शीट लगाते हैं, तो वो आपका फेल्ट होता है। फेल्ट क्या होता है, बेसिकली फेल्ट ऐसे ही बनता है, फाइबर्स को गर्म कर दिया जाता है और वो एक फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन वोवन में वी यू डू नॉट मेक यार्न, यू डायरेक्टली डू फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। एग्जाम्पल में फेल्ट लिखोगे, वूल फाइबर्स मैट टुगेदर व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट। तो जो वूल के फाइबर्स होते हैं उसको हीट से सप्रेस किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, फिर वो फेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट टॉपिक, ओके दिस इज द लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड, बहुत छोटा टॉपिक है, टेक्सटाइल फिनिशेस। क्या टॉपिक है, टेक्सटाइल फिनिशेस। कहने का मतलब है आपने समझ लिया फाइबर क्या होता है, यार्न क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, बट अभी फैब्रिक आपने सिर्फ तैयार किया है, बुना है। अब उस फैब्रिक में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होगी वीविंग के टाइम, जब वो मशीन में लगे रहते हैं, लूम में, है ना, जब वो लूम में लगे रहते हैं तो उसमें धूल मिट्टी वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं। तो अब आपको उसको परफेक्टली, आपको उसको डाई करना होगा, कलर भी तो देना पड़ेगा, आपको कलर देना पड़ेगा, या आपको उस फैब्रिक में कोई डिज़ाइन देना है, वो सब आपका आता है टेक्सटाइल फिनिशिंग में। ठीक है, जिसको टेक्सटाइल कलरेशन भी बोलते हैं, पर ये टेक्सटाइल फिनिशिंग का पार्ट है। व्हेन फैब्रिक्स कम स्ट्रेट फ्रॉम द लूम, जब हम लूम पे से अपना कपड़ा उतारते हैं तो इट इज़ वेरी रफ, डर्टी एंड अनअपीलिंग। तो बहुत ज़्यादा रफ होता है, बहुत ज़्यादा डर्टी होता है और बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड ग्रे गुड्स। इसको क्या बोलते हैं, ग्रे फैब्रिक भी बोलते हैं, ग्रे गुड्स भी कहते हैं। देखो मैंने फोटो भी लगाई है, बड़ी प्यारी फोटो लगाई है, रॉ सैंपल को देखो। रॉ सैंपल में क्या है, फैब्रिक में सीड लगे हुए हैं, धूल मिट्टी है, थोड़ा पीलापन है, पर जब ये जो फैब्रिक है ना, ये जो पीलापन वाला है, रॉ है, इसको बोलते हैं ग्रे फैब्रिक। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी फिनिशिंग तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप सिर्फ वाइट फैब्रिक भी मार्केट में बेच रहे हो विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी डिज़ाइन, तो भी इसको साफ तो करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई लेगा नहीं। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसमें बेसिक फिनिशेस करोगे, आप उसको स्कोरिंग करोगे। स्कोरिंग का मतलब होता है उसको प्रॉपर्ली वॉश करोगे, ब्लीच करोगे। ब्लीच आपको पता होगा कि मम्मी कभी वाइट क्लोथ्स जब वॉश करती हैं तो उसमें थोड़ा ब्लीच डालती हैं, जिससे उसकी वाइटनेस कम ना हो, वो और ज़्यादा चमके, ब्राइट हो जाए। तो उसमें ब्लीच करोगे और उसको कैलेंडरिंग करोगे, मतलब उसको आयरन करोगे। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, बहुत बार 3 to 5 मार्कर में भी आ जाता है। इफ़ द वीविंग प्रोसेस इज डन, द फैब्रिक इज रेडी, देन कैन वी डायरेक्टली यूज टू द मार्केट, और कैन इट बी डायरेक्टली यूज, और इज देयर एनी अदर स्टेप विच इज़ रिक्वायर्ड, देन द लास्ट स्टेप विल बी फिनिशिंग। क्योंकि अभी वो फैब्रिक रेडी नहीं है, लूम पे बहुत मिट्टी लगी है, उसकी धूल मिट्टी दूर करेंगे, उसको वॉश करेंगे, जो कि आपका स्कोरिंग प्रोसेस है। ब्लीच, उसको ढंग से ब्लीच करेंगे, उसकी वाइटनिंग को बढ़ाएंगे और उसको आयरन करेंगे, जिसको बोलते हैं कैलेंडरिंग। स्कोरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, ये 3 स्टेप आपको करने पड़ेंगे अगर आप उसको सीधा वाइट फैब्रिक को ही बेच रहे हो। बट अगर आपको वाइट को नहीं बेचना है, आपको डाई करना है, क्योंकि आपको मान लो ब्लू फैब्रिक बेचना है, तो क्या करोगे, आपने उसको ब्लीचिंग कर दिया, आयरन करवा दिया, अब उसको आप डाइंग में डालोगे। अब आपको अगर इसको कलर करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, डाइंग करनी पड़ेगी। देखो फोटो भी लगाई है। डाइंग का मतलब क्या है, यू विल सबमर्ज द टेक्सटाइल इनटू द कलर्ड लिक्विड। जो आपकी कलर्ड डाई है, आप उस डाई में डाल के उस पूरे कपड़े को डाइंग कर दोगे। या फिर आप उसको प्रिंटिंग में भी डाल सकते हो। प्रिंटिंग का मतलब ये है कि आप उस पर ब्लॉक प्रिंट कर सकते हो, या कोई भी प्रिंटिंग आपने देखा होगा, ब्लॉक प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है। क्लास 12th में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, अपैरल उसमें पूरा चैप्टर है, यही सारी चीज़ें उसमें और डिटेल में है। तो आपको क्या करोगे कि उसमें प्रिंटिंग करोगे, पैटर्न वगैरह बनाओगे, ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग का लगाया, तो इसको डिज़ाइन बन गया, डिज़ाइन बना के बेचोगे। समझ में आ गया। एक टेक्सटाइल में बहुत मिट्टी होती है, तो ये स्कोरिंग, ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग करने के बाद अगर वो कलर्ड है तो आपको उसको डाइंग या फिर प्रिंटिंग में भी डालना पड़ेगा। बच्चों मेरा यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप यू लव दिस वीडियो। आपको समझ में आया है तो मेक श्योर टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आप मेरे साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि काफ़ी टाइम के लिए मेरे साथ कनेक्टेड हो। 11th की प्रिपरेशन करोगे, 12th की करोगे और फिर CUT होम साइंस की भी करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप लोग जैसा जैसा मुझे फीडबैक देते हो
हो, मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए करती हूँ। आपने बोला मैम मैंने तो क्लास 12th की वीडियोस बनाई थी, बट आप लोगों के कहने पे ही मैंने क्लास 11th की भी बनाई है। पूरे की पूरे चैप्टर की सीरीज़ बना दी है, प्लेलिस्ट रेडी कर दी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, बहुत बच्चे अब मुझे नोट्स के लिए बोलेंगे, तो बच्चों ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर चैप्टर की जो आपके नोट्स होते हैं वो आपके 49 रुपीज़ के होते हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, नोट्स लिखोगे दैट, या फिर आप बोलोगे दैट यू वांट टू हैव नोट्स, तो देन आई कैन शेयर यू द कॉन्टैक्ट, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। तो नॉट एन इशू, द नोट्स वगैरह आपको वहाँ पे सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। सो ओके गाइज, बाय बाय।